बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 13 सितंबर है साल 2020। मोटरवे ज़्यादती केस के ऊपर हमने कई मरतबा बात की, आपने भी आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की, लेकिन कुछ दिल दहला देने वाले इंकशाफात ऐसे सामने आए हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। मुजरिम आबिद अली के हवाले से, वकारुल हसन के हवाले से, और एक नया मोड़ इस केस में एक तीसरा शख्स, एक तीसरा पुरसरार शख्स, वो कौन था जिसने दोनों मुजरिमों के आने से पहले गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मुजरिम आबिद अली, जिसकी उम्र 27 साल है, बहावल नगर के तहसील फोटाबाज का रहने वाला है। 2013 में मुजरिम ने एक माँ और बेटी के साथ इसी तरह एक जिनसी दरिंदगी का घिनौना जुर्म सर अंजाम दिया। उसके बाद अहले इलाका के सपोर्ट पर, अहले इलाका की मदद से जब मुतासरा ख़ानदान पुलिस के पास गया, FIR हुई, मुकदमा चलता रहा। 6 माह से ज़ायद मुकदमा चलने के बाद मुजरिम ने मुतासरा ख़ानदान के ऊपर दबाव डाला और सुलह कर ली। अब ये लफ्ज़ सुलह याद रखें, आगे चल के मैं मज़ीद वजाहत से आपको बताऊंगा। उसके बाद मुजरिम शेखुपुरा शिफ्ट हो गया। शेखुपुरा शिफ्ट होने के बाद मुजरिम ने शादी कर ली और जो करोल घाटी है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया, वहाँ मुजरिम का आना जाना था। जब मोटरवे ज़्यादती केस का ये वक़ुआ सामने आया, सोशल मीडिया पर शोर हुआ, उसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, तफ्तीश करने के बाद जब वहाँ से DNA के सैंपल लेकर पंजाब फोरेंसिक लैब भिजवाए गए, तो मुजरिम ने जो 2013 के अंदर जो वारदात डाली थी, सुलह के बाद वो रिहा तो हो गया था, लेकिन पुलिस ने पंजाब फोरेंसिक लैब में मुजरिम के DNA सैंपल्स भिजवा दिए थे। जब DNA सैंपल्स पुराने मुजरिमों के साथ मैच किए गए तो आबिद अली के DNA के साथ ये DNA सैंपल मैच हो गया। उसके बाद मज़ीद तफ्तीश हुई। मज़ीद तफ्तीश के अंदर पूरे इलाके की जियो फेंसिंग की गई। जियो फेंसिंग से मुराद होती है कि उस स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर कितने लोगों ने यहाँ पर अपने किन किन मोबाइल टावर्स के साथ अपने मोबाइल कनेक्ट किए, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे उस स्पेसिफिक वक्त के दौरान, यानी कि रात 1 बजे से रात 3 बजे के दौरान, रात 1 से सुबह 4 के दरमियान, 12 से 2 के दरमियान। उन मोबाइल डेटा का जब तज्जिया किया गया जियो फेंसिंग के दौरान, तो मालूम हुआ कि मुलजिम के मोबाइल नंबर्स में ही मौजूद एक सेव नंबर वकारुल हसन का वो वक़ूए के दौरान वहाँ पर मौजूद था। अब एक तीसरे पुरसरार शख्स की एंट्री, वो भी हम आगे चलकर बताते हैं। उसके बाद छापे मारे गए। छापे मारने के बाद इत्तलात ये हैं कि दोनों मुजरिम इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन दोनों की गिरफ़्तारी मज़ीद तफ्तीश के लिए अभी शो नहीं की गई। तफ्तीश क्या है? एक पुरसरार शख्स की तफ्तीश। पुरसरार शख्स एक ट्रक ड्राइवर था। इन दोनों के आने से आधा घंटा पहले वो मुखालिफ लैन से उसने गाड़ी को वहाँ पर खड़े देख के, जो मुतासरा खातून थी, मुखालिफ लैन से उतरकर इस लैन में आया डिवाइडर पार करके, और ख़ातून से बात करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी का शीशा खोलने की कोशिश की। लेकिन जब ख़ातून ने गाड़ी का शीशा ना खोला, उनसे कोई बात ना की, तो करीबन 2-2.5 मिनट वहाँ रुकने के बाद वो ट्रक से उतरने वाला पुरसरार शख्स ट्रक में वापस बैठकर मुखालिफ सिमत में रवाना हो गया। अब पुलिस इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि आया वो पुरसरार शख्स जो ट्रक से उतरकर खातून की तरफ गया था, क्या वो भी इन मुजरिमों का साथी है। अब मुजरिम वकारुल हसन, जो कि आबिद अली के साथी थे, जिन्होंने मिलकर ये घिनौना और इंतहाई बदकिरदार फ़ैल अंजाम दिया, उनके हवाले से ये एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि 15 रोज़ कबल वो डकैती के एक मुकदमे में ज़मानत पर
रिहा होकर जेल से बाहर आए हैं। अब जो आबिद अली है, आबिद अली के हवाले से अहले इलाका ने कुछ इंकशाफात किए, किस तरह उन्होंने 2013 में वो जो मुतासरा ख़ानदान था, माँ और बेटी के साथ इज्तिमाई आबरू रेज़ी की, उनके घर का सारा सामान लूट लिया, उनकी सारी चीज़ें लूटनी। उसके बाद भी आबिद अली के ऊपर डकैती के 13 मुकदमात हैं, जिनमें से 4 मुकदमात गैंग रेप के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा शख्स जो कि पहले भी एक जिनसी दरिंदे के रूप में, एक जानवर के रूप में हमारी बहन बेटियों की आबरू रेज़ी करता रहा, उनकी इज्जतें लूटता रहा, ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात में, ऐसे भयानक जुराइम में रियासत और पुलिस खुद मुद्दई क्यों नहीं बनती? अब मुतासरा ख़ानदान, बदनामी का भी डर होता है। 2013 वाली फैमिली बदनामी के डर से वो इलाका छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गई। इसी तरह जो दीगर 4 मुकदमात हैं, दबाव डालकर सुलह कर ली जाती है, क्योंकि मुद्दई जो होता है वो मुतासरा ख़ानदान खुद होता है। उनको बदनामी का भी डर, उनको मुजरिमों की जानिब से धमकियों का भी खौफ, और उसके साथ साथ पुलिस को माल खिलाना, अदालतों में वकीलों की फ़ीसें, आना जाना, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल कि रियासत खुद मुद्दई क्यों नहीं बनती? रियासत ऐसे मुकदमात में, देखें, निज़ाम अदल, पुलिस का निज़ाम रियासत का ही एक हिस्सा है ना। रियासत ऐसे मुकदमात में, ऐसे हनीरियस क्राइम में, ऐसे घिनौने जराइम के अंदर सुलह क्यों होने देती है? जब सुलह होती है तो जिनसी दरिंदे ये बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद ये मज़ीद शिकार करते हैं। इसी तरह हवा की बहन बेटियां लुटती रहती हैं। अब जो दूसरा मुजरिम वकारुल हसन है, ये भी करीबन 17 मुकदमात हैं इसके ऊपर, डकैतियों के और गैंग रेप के, चोरियों के और नजायज़ असलहे के, और ये मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों से ज़मानतों पर रिहा होकर बाहर आता रहा है। हमारे निज़ाम अदल पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लम्हा फ़िक्रिया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निचली अदालतों में हमारे निज़ाम अदल की ज़बो हाली पर नोटिस लेना चाहिए, ना कि पुलिस के तबादलों पर, ना कि सियासी हुकूमत के जो दीगर फ़ैसले हैं उन पर। उनको अपने इदारे का हाल आकर देखना चाहिए कि निचली अदालतों के अंदर किस तरह इंसानियत इंसाफ की तलाश में, इंसाफ के इंतज़ार में किस तरह से तड़प रही है, किस तरह से सिसक रही है। अब जो मालूमात सामने आई हैं, जो कुछ ज़राए से मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहा, वो ये कि चूँकि इस मुकदमे में भी, मोटरवे ज़्यादती केस में भी जो दफ़ात लगाई गई हैं, जिस तरह से FIR को ख़राब किया गया है, पुलिस के हुकाम ये सोचने पर मजबूर है कि इस तफ्तीश और इस FIR के साथ मुजरिम को सज़ाए मौत दिलवाना नामुमकिन है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, 10 साल, 14 साल, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उम्र कैद हो सकती है। सज़ाए मौत होना इस मुकदमे में, दीगर मुकदमात जिनके अंदर मुजरिम इश्तिहारी हैं उसमें सज़ाए मौत शायद हो सकती है, गैंग रेप या डकैती के दीगर मुकदमात जो अब उनकी तफसील मुझे नहीं मालूम। इत्तलात ये है कि पुलिस ने दोनों की गिरफ़्तारी इस वजह से शो नहीं की कि पुलिस दोनों मुजरिमों को जेली पुलिस मुकाबले में मारना चाहती है, यानी कि बिल्कुल किस्सा ख़त्म। ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब देना पड़ेगा, ना कोई तफ्तीश होगी, ना कोई चलान होगा, ना पुलिस की कमज़ोरियाँ सामने आएंगी, ना तफ्तीश की कमज़ोरियाँ सामने आएंगी, ना निज़ाम अदल की कमज़ोरियाँ सामने आएंगी। पकड़ो फड़का दो, एक कहानी बना दो कि मुजरिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जवाबी फायरिंग में मुजरिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, और उनके जो साथी उनको छुड़ाने आए थे वो फ़रार होने में कामयाब। पुलिस मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मार रही है। एक ही फरसूदा कहानी जो आप अखबारों में, सोशल मीडिया पर पढ़ते होंगे, वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी और तमाम जराइम पर, तमाम हक़ाइक़ पर, तमाम सच्चाइयों पर इसी तरह पर्दा पड़ा रहेगा कि दोनों मुजरिमों को
पुलिस के अंदर से कौन सपोर्ट करता रहा, निज़ाम अदल के अंदर से कौन सपोर्ट करता रहा, कौन इनकी ज़मानतों के लिए इनकी मदद करता रहा, कौन इनको डकैतियों के लिए रेकी करता रहा, कौन इनके लिए मुखबरी करता रहा, किस तरह से इन्होंने महफूज ठिकाने बनाए, पुलिस क्यों ना इनके महफूज ठिकानों तक पहुँच सकी। ये तमाम तर सवालात इनका जवाब शायद ता क़यामत भी अवाम के सामने ना आ सके, क्योंकि पुलिस फैसला कर चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर इसी तरह तमाम सच्चाइयों पर पर्दा डाला जाता रहा, इसी तरह निज़ाम अदल की जो हमारे सामने अभी कमज़ोरियाँ आई हैं, पुलिस के निज़ाम की जो कमज़ोरियाँ आई हैं, इसी तरह से पर्दा डाला जाता रहा तो इस्लाहात कब होंगी? क्या इसी तरह हवा की बहन बेटियाँ लुटती रहेंगी? क्या इसी तरह हम लोग 4 दिन शोर मचाकर खामोश होते रहेंगे? हमें शोर मचाना होगा, हमें इस्लाहात के लिए आवाज़ उठानी होगी। सिर्फ पुलिस इस्लाहात नहीं, निज़ाम अदल की इस्लाहात भी, हमें कानून साजी के लिए दबाव डालना होगा। ये थे आज के कुछ अहम हक़ाइक़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।